बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आज एक अहम दौरे पर लाहौर मौजूद थे, जहां उन्होंने वज़ीर आला पंजाब और दीगर अहम शख्सियात से मुलाकातें की। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज गुफ्तगू के दौरान कहा कि दुनिया अफगान तालिबान को इंसानी हकूक़ के मामले पर वक्त अफगानिस्तान की सूरत हाल इस वक्त परेशान कुन है, जबकि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब और UAE के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। राबते में अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस समेत दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे हैं उन पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से BBC को जो इंटरव्यू दिया गया, जो बातें CNN को जो इंटरव्यू दिया गया, जो बातें वो तालिबान हुकूमत के हवाले से कर रहे हैं, जो बाइडन के हवाले से उन्होंने की और ख़ासकर अमरीकी पॉलिसीज़ के हवाले से की, आप क्या राय रखते हैं उन तमाम तर बातों पर? अच्छा इंटरव्यू था उनका और बिल्कुल टू द पॉइंट उन्होंने बात की। और जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ रहा है अफगानिस्तान वॉर और टेरर के हवाले से, लेकिन एक लाहौर का दौरा तो मैं उस पर कोई बात नहीं करना चाह रहा। इमरान खान साहब जो है वो कल इस बात की उम्मीद मैं करता हूं कि वो कल अचानक ताजिकिस्तान रवाना हो जाएंगे। कल सही। और वो ताजिकिस्तान रवाना, उम्मीद करता हूं कि वो रवाना हो जाएंगे। उनको होना चाहिए, जाना चाहिए। और वो इससे पहले सिर्फ शाह महमूद कुरैशी साहब के जाने की बात चल रही थी, लेकिन अब शायद इमरान खान साहब खुद दोशंबे चले जाएं और वहाँ पर कल ही ये भी मुमकिन है कि सैयद इब्राहिम रईसी जो है वो अपना पहला गैर मुल्की दौरा जो है वो ताजिकिस्तान का करें, बावजूद इसके कि इन दोनों शख्सियात को, यानी सैयद इब्राहिम रईसी को और वज़ीर आज़म इमरान खान को, इन दोनों को कल प्रेसिडेंट पुतिन की कॉल आई और उसमें प्रेसिडेंट पुतिन ने इनसे जाहिर है कि उनको ये बताया कि मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मैं अपने आप को आइसोलेशन में लेके जा रहा हूं, तो मैं इस कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं हूंगा। दो कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, एक हो रही है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की और दूसरी हो रही है CSTO की। CSTO जो है वो एक दिफाई फोरम है जो कि रशिया ने बनाया था और जिसमें आर्मीनिया, बेलारूस और चंद वस्ती एशियाई रियासतें, सारी नहीं है उसमें, उनका इजलास भी हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान जाहिर है कि CSTO का मेंबर नहीं है। पाकिस्तान लेकिन शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुस्तकिल मेंबर है और भारत भी उसका मुस्तकिल मेंबर है। भारत से जयशंकर आ रहे हैं, उनके वजीर खारजा, और चाइना से जो उनके शी जिनपिंग हैं वो भी वीडियो लिंक पे होंगे, प्रेसिडेंट पुतिन भी होंगे, लेकिन गालिबन उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान के तो जाहिर है वहाँ पे उनके सदर होंगे ही, लेकिन उज़्बेकिस्तान के और ईरान और पाकिस्तान से भी वज़ीर आज़म साहब जा सकते हैं। मेरा उनको मशवरा है कि वो जाएं, ठीक है, इसकी तरदीद ना कर दें, चले जाएं। अच्छा, तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी जो बात है वो ये है कि ताजिकिस्तान का ये दौरा इसलिए बहुत अहम है कि एक तो अफगानिस्तान के हवाले से बात, हम जानते हैं कि ताजिकिस्तान की एक पॉलिसी अफगानिस्तान के हवाले से रही है और वो हम सबके सामने है, लेकिन ईरान के हवाले से ये इजलास बहुत अहम है। ईरान 2005 से कोशिश कर रहा है कि उससे मुस्तकिल रुकनियत दे दी जाए मुबस्सिर की हैसियत से ख़त्म करने के बाद। ठीक है। पाकिस्तान और भारत ने 2015 में दरख्वास्त की कि हमें मुस्तकिल रुकनियत दे दी जाए, दोनों को 2017 में मिल गई, लेकिन ईरान को नहीं मिली। उसकी वजह यह है कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी मेंबर एक रुकन दूसरे रुकन की मेंबरशिप को वीटो कर सकता है। तो सवाल यह है कि ईरान की मेंबरशिप को किसने वीटो किया? ये तो चाइना है, इसमें तो अमेरिका तो इसमें नहीं है, इसमें कोई अरब मुल्क भी नहीं है, तो इसमें कौन ऐसा मुल्क था जो ईरान की रुकनियत को वीटो करता रहा और उसने कहा कि ईरान शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का रुकन नहीं बनेगा, और अब जाके वो राजी हुआ। तो उसके नतीजे में कल का दिन तारीखी दिन है कि ईरान को शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप मिलेगी। अब वो मुल्क जिसने ईरान की रुकनियत की मुखालफत की
वो है ताजिकिस्तान। अच्छा, ठीक। वो ताजिकिस्तान जो आज आपको, मैंने आपसे कहा ना कि ये पहले भी मैं कहता हूँ, वो वक्त के साथ साथ इस तरह से तब्दीलियां आती हैं हालात में कि आप परेशान हो जाते हैं कि एक मिनट, ये ताजिकिस्तान और ईरान तो बिल्कुल इस वक्त आपको एक ही लगता है कि अफगानिस्तान पे बात करते नजर आ रहे हैं। ताजिकिस्तान ने ईरान की रुकनीत नहीं होने दी, और उसकी वजह यह है कि पहली बात तो यह है कि ताजिकिस्तान, ये मैं रॉयटर्स की खबर दिखा रहा हूं 4-5 साल पहले की, जो दूसरी स्लाइड है हमारी, और वो यह है कि ताजिकिस्तान ने ये इल्ज़ाम लगाया था ईरान पे कि, और पूरी एक डॉक्यूमेंट्री चलाई थी कि ईरान जो है वो 1990 में वहां पे जो खाना जंगी हुई, ये वो खाना जंगी थी जो खाना जंगी मैं बार बार कह चुका हूं, जब अफगानिस्तान में हो रही थी तो ताजिकिस्तान में भी हो रही थी। बिल्कुल। उस ताजिकिस्तान की खाना जंगी में ईरान, जो ताजिकिस्तान की एक जमात जो कि वहां पे खाना जंगी मुलविस थी, उसको ताजिकिस्तानी इल्जाम लगाता रहा कि उसमें ईरान वो ईरान मुलविस। अच्छा, और उसके बाद ये हुआ कि ये बहुत मामला खराब हो गया, और ये मामला उस वक्त खराब हुआ कि जब तो एक वहां पे मुहिउद्दीन कबीरी, वहां पे एक इस्लामिक मूवमेंट के सरबराह हैं, आजकल कहीं गायब हैं, किसी नामालूम जगह पे हैं, उन्होंने ईरान का दौरा किया 3-4 साल पहले। तो उनको ईरान, और वो ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन है ताजिकिस्तान की, वहां पे टेररिस्ट इनको डिक्लेयर किया हुआ है, और इनके बारे में इल्जाम ये लगा कि इन्होंने ताजिकिस्तान की हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश की है, और ये इस्लामिक, ये ईरान आए तो ईरान में इनको प्रोटोकॉल मिला पूरा। अच्छा। और ईरान के सदर भी इनसे मिले और रहबर भी इनसे मिले। उसके नतीजे में ताजिकिस्तान ने वहां पर सारे कॉन्सुलेट सारे वो बंद कर दिए, और ये अगर हम पहली स्लाइड्स में दिखा दें, द न्यू हिच इन ताजिकिस्तान ईरान रिलेशंस, ये चल रहा है काफी अरसे से, 1990 की किलिंग्स में, और बाकी आपको, आप जाएं वेब पे आपको बहुत चीजें मिल जाएंगी। लेकिन ताजिकिस्तान जो है ये सिविल वॉर के अंदर भी, दुशंबे बहुत, तो ताजिकिस्तान अपोज करता रहा। अब ताजिकिस्तान ने बिलाखिर, और रशिया और चाइना और पाकिस्तान सारे मुल्क चाहते थे कि ईरान आ जाए इसमें। तो एक तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। जी बिल्कुल। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये दो, अगर तो इसमें जाते हैं इमरान खान साहब खुद, तो जाहिर है उनकी सईद इब्राहिम रईसी से भी मुलाकात होगी, और वहां पर उनकी मुलाकात जो है वो दीगर जो वस्ती एशियाई रियासतों के लोग हैं उनसे भी होगी। उसके बाद जयशंकर जो हैं वो वापस आ जाएंगे, और जाहिर है ईरान के भी रहनुमाओं से वहां सबकी मुलाकात होगी। बाकी तो जो वापस आएंगे, ये अब बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं। वापस आएंगे एक दिन के लिए 19 तारीख को, तो 19 को वो अमेरिका जाने से पहले, अपने अमेरिका जा रहे हैं, 21 तारीख को बाइडेन वहां खिताब कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है उनका 24 को गालिबन वजीर आजम पाकिस्तान का खिताब है, लेकिन वो वीडियो लिंक के जरिए है। तो यहां से फिर निकल जाएंगे जो मोदी साहब और जयशंकर साहब न्यूयॉर्क के लिए, क्योंकि वहां पे 24 को क्वाड का इजलास हो रहा है। लेकिन वो एक दिन दरमियान का आएगा, उसमें इंडिया में शायद सऊदी अरब के वजीर खारजा आ जाएं, और सऊदी अरब के वजीर खारजा वहां जाएं। वो हमारे पास भी आते रहे हैं और इन दिनों में, लेकिन सऊदी अरेबिया के वजीर खारजा एक वहां चक्कर लगा के आ जाएं, तो उसको इंडिया बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट कर रहा है। हालांकि वो पाकिस्तान भी हो सकता है इस दौरान आ जाए, तो ये कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ना कि बड़ी इस वक्त बड़ा माहौल बड़ा गर्म है इस वक्त, और एक नया खेल, पुराने बसात एक नई सज गई है, बड़ी बड़ी पेचीदा बसात है, बड़ी, इसमें कहते हैं ना कि बहुत पेचीदा क्यों है, मैं आपको बताता हूं अपने एक अलग नुक्ता नजर से। देखें, सबसे पहले तो म्यांमार की ऊपर थोड़ी सी बात कर लें। अब आप सोचेंगे मैं म्यांमार में क्यों दिलचस्पी रखूं, कई दफा मैं म्यांमार की खाना जंगी, वहां पे ये बात होती रही है कि जी जो पोर्ट्स हैं वहां पे बंदरगाहें बना रहा है चाइना, उसका जो एक साइड है वो इंडिया से लगती है, वो ये उसका एक छोटा सा हिस्सा है इस बड़े खेल का जो मैं आपको बता रहा हूं। दुनिया देखें, अमेरिका को क्या दिलचस्पी थी, अमेरिका जब आइजनहावर की मुलाकात हुई शाह सऊद से, तो क्या सऊदी अरब से मोहब्बत थी? नहीं, ऑयल, तेल। दुनिया के 8 मुल्क जो हैं वो इस वक्त गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं, पूरी दुनिया को दे रहे हैं, और 7 मुल्क जो हैं वो ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं जो बड़े,
और उनमें से ज़्यादा जो है वो मशरिक़ वस्ता में है। अमेरिका को तेल से दिलचस्पी खत्म हो गई है, शैल ऑयल आने के बाद उनका अपना ऑयल बन रहा है, और वहाँ पर आप देख रहे हैं ना आहिस्ता आहिस्ता ये कार्बन डाइऑक्साइड और क्लाइमेट चेंज और इलेक्ट्रिक कार्स पे चले जाओ, इस पे चले जाओ, ये सारा चले जाओ, तो आहिस्ता आहिस्ता वो ऑयल की अहमियत खत्म हो रही है। तो वो रियासतें, वो ममालिक जो खड़े ही ऑयल के बेस पे हुए थे, अगर आप उनको देखें तो या उनकी ऑयल के ऊपर ही इकॉनमी बेस थी, तो आपको बहरीन नजर आएगा। इकोनॉमिक विजन 2030 उन्होंने ऐलान किया कुछ अर्सा पहले। ईरान ने कहा कि 6 नेशनल डेवलपमेंट प्लान 2016-21 तक, ये सारा जो है ये कोविड से पहले इन्होंने ऐलान किया था। कुवैत ने ऐलान किया था 2023 का एक प्लान, फिर उसके बाद नाइजीरिया ने अनाउंस किया था, ओमान ने 5 साल प्लान स्टार्ट किया था, कतर का विजन 2030। वो सारा ये था कि दुनिया में चूंकि तेल की अब जरूरत कम होती जा रही है, तो उसके नतीजे में ये ममालिक किसी और तरफ, यानी किसी और साइड पे ये जाएं, ठीक है, इंटरेस्ट क्योंकि अमेरिका का इंटरेस्ट खत्म हो रहा है ना, ऑयल नहीं है, ऑयल के लिए आया था ये। कुवैत की आदि तेल, उसके कुओं को आग लगा दी, इराक के कुओं को, ये हो गया, मतलब वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। फिर खासतौर पे ऐसा मुल्क जो अपने पास तेल भी रखता हो और न्यूक्लियर का भी सोचे, ईरान, इराक, लिबिया, तो उसको तो फिर छोड़ना ही नहीं है ना। साथ आसपास के बरादरान जो हैं, बरादर ममालिक, तो ऑयल भी और साथ न्यूक्लियर भी सोच रहे हैं। अच्छा, तो अब अच्छा, मैं म्यांमार की बात क्यों कर रहा हूं? मैं म्यांमार की बात इसलिए कर रहा हूं कि दुनिया में रेयर अर्थ में एक तो बगावत आई है ना, ये बगावत हो रही है, कत्लेआम हो रहा है, ये खून खराबा हो रहा है, ये सारा कुछ हो रहा है, यहाँ पोर्ट्स बन रही हैं चाइना की। मगर एक दूसरा खेल बड़ा इंटरेस्टिंग है, और वो ये है कि अगर आप पूरी दुनिया का ये देखें कि रेयर अर्थ मेटल्स, क्योंकि अगर आप तेल से जाते हैं, तेल आप कहते हैं ऑयल की हमें जरूरत नहीं रही, अमेरिका कहता है हमें ऑयल की जरूरत नहीं रही, तो फिर आपको बैटरीज की जरूरत है, फिर आपको सेल फोन्स बनाने, फिर आपको जेट्स बनाने हैं, फिर आपको जो भी एनर्जी मुतबादिल बनानी है, वो एनर्जी, ये ग्रीन हाउस गैसें, उसके लिए आपको रेयर अर्थ मेटल्स चाहिए। दुनिया के तीसरे बड़े जखायर किस मुल्क में है? अब जनाब ये देखें, आप ये आपको हम मैप दिखा देते हैं, ग्लोबल रेयर अर्थ प्रोडक्शन इन 2020। इसको जरा बड़ा करेंगे, इसको प्लीज, ये जो 2020, हाँ इसको जरा बड़ा कीजिएगा प्लीज थोड़ा सा, ठीक है। सबसे ज्यादा चाइना, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, और चौथे नंबर पे म्यांमार, ठीक है। तो अब यहां से आपको समझ आएगा कि ये म्यांमार के अंदर क्यों, ये ऊपर जो आपको ये जो 10 नजर आ रहा है लिखा हुआ, ये म्यांमार है, ठीक है। तो म्यांमार के अंदर खाना जंगी, लड़ाई, मार कुटाई, उसके पीछे ये जहां पे आते हैं ना, ये मादनियात होती हैं, तेल होता है, तो यहां पे रहमतें भी आती हैं और साथ अपनी जंगें भी लेकर आती हैं। यानी ये वो कर्स जो कहते हैं, कर्स ऑफ ऑयल, एक जमाने में कर्स ऑफ एनर्जी। नाइजीरिया में क्या हो रहा है, तो वहां पता खाना जंगी हो गई, तो कदाफी को ऐसे डिक्टेटर बना के इराक को तबाह कर दो, असल में ऑयल, ठीक है। और बरादर मुल्क, आसपास के मुल्क सारे के ये इसको जरा नीचे करो, तो हम थोड़ा सा अपना संभल के चलते हैं। अच्छा, अब यहां पर अब आप देखें कि दुनिया का अभी मैं अफगानिस्तान पे खेल थोड़ा सा, इसको मैं इसका दूसरा एंगल ले रहा हूं। तेल कहां पैदा हो रहा है? मिडिल ईस्ट में, ठीक है। और मिडिल ईस्ट का जो तेल है, वो उसकी सबसे बड़ी मार्केट कौन सी है? अभी छोड़ दें बेल्जियम है या जर्मनी है या जो फ्रांस है, छोटे छोटे सबसे बड़ी मार्केट उसकी, जो 3 अरब लोग हैं दुनिया के, वो चाइना और इंडिया में है, ठीक है। दुनिया की निस्फ से कुछ कम आबादी तो इसी तरफ है ना, मशरिक की तरफ, यानी चाइना 1.25 अरब, या जो भी उनकी तादाद लगाएं, और इंडिया में तो तकरीबन 2.25 अरब के करीब लोग रफली वो इंडिया और चाइना में बैठे हैं। अब इंडिया और चाइना को जरूरत है किस चीज की जरूरत है? उनको जरूरत है ऑयल की सबसे ज्यादा। ये जो पहले हम ये एनर्जी लेते थे लकड़ी से कोयले पे जाने में 200 साल लगे इंसान को, ये 18वीं और 19वीं सदी में। बरतानिया को 200 साल। अभी भी आप वहां चले जाए ना, तो आपको घरों के अंदर वो फैशन के तौर पे ही वो रखे नजर आएंगे, जिसमें लकड़ियां रखी हुई हैं, और वो जनाब जला के वो उनको देन उधर ही, क्या खूबसूरत सा वो आतिशदाएं जिसमें लकड़ियां जल रही हैं, लोग दूर से देख के खुश होते रहते हैं। उनको 200 साल लगे ये लकड़ी से कोयले में जाने में। और
कोयले से फिर ऑयल में, लेकिन वो अभी भी आप जाएं, वही मैंने कहा ना, लकड़ियों के भी नजर आते हैं आपको, वो जो हीटर्स होते हैं, और वो कोयले के भी नजर आते हैं, कोयला जल रहा है, फैशन के तौर पे रखे होते हैं उन्होंने। लेकिन सिर्फ 5 साल लगे फ्रांस को न्यूक्लियर एनर्जी पे जाने में, ठीक है, न्यूक्लियर पे। और अब तेजी के साथ अब ये जो है ना क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट और ये और वो क्लाइमेट चेंज और ये सारा, ये तो वहां पे लोग नहीं जा रहे। मुझे नहीं पता, यूएन के अंदर बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ था पिछले इजलास में, आपको याद होगा, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, बाहर बच्चे खड़े हैं और ये पूरी दुनिया खड़ी है। अच्छा, अब इशू ये है कि ये ऑयल, ये सारा का सारा ऑयल जो मिडिल ईस्ट, अच्छा मिडिल ईस्ट के मुल्कों को पता है कि हमारी अहमियत यहां पे इसलिए क्योंकि हमने कहीं ना कहीं और इन्वेस्ट करना है, इससे पहले कि अमेरिका यहां से निकल जाए। और अमेरिका के पास आ गया ना शेल ऑयल, तो अमेरिका तो अब आराम से दूसरे मुल्कों को तेल, यानी खासतौर पे जो अपने उनके जो ये जो जनूबी कोरिया और जापान वगैरह को वो ऑयल दे सकता है, वो इतना डिपेंडेंट नहीं है मिडिल ईस्ट के। अच्छा, लेकिन सवाल ये है कि ये ऑयल जो है, ये अगर यहां से इसने जाना कहां है? इसने जाना है चाइना और इंडिया। अच्छा, इंडिया चला गया तो इंडिया के पास क्या ऑप्शन है, किससे ले ऑयल? या तो लेगा सऊदी अरब से या कतर से या ईरान से। क्यों लेगा? इसलिए लेगा कि प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन होगी तो ऑयल खरीद लिया। अब जो प्रोडक्शन हुई, चाहे वो कपड़े बनाए, चाहे वो टेलीफोन बने, चाहे वो जो भी टेक्नोलॉजी बने, वो दुनिया को वापस कैसे जाएगी? तो वापस जाने, एक तो हो गई ना ऑयल की जो सप्लाई है कि तेल आ रहा है या रेयर अर्थ मिनरल्स आ रहे हैं आपके पास, मेटल्स आ रहे हैं। एक ये कि पर दुनिया को सब आपने चीजें भी तो भेजनी है, कहीं कपड़े भेजने हैं, कहीं बाकी चीजें, तो उसके लिए ये लाजिम है इंडिया के लिए कि इंडिया एक सड़क का रास्ता भी अपनाए, सारा समंदर पे दारोमदार ना रखे कि उसके जनाब यूरोप में जहाज चल रहे जा रहे हैं तो सुइज कैनाल बंद हो गई तो खड़े हुए जहाज। इसलिए ईरान के साथ यह प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था कि सड़क के रास्ते भी जाए, कि चाबहार से सड़क चले और सड़क चल के अफगानिस्तान में घुसे और अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान में तो यूरोप चली जाए। सामान आपने भेजना भी तो है ना बना के। ये जो चाइना के साथ मसला, स्टेट ऑफ मलाका चौक हो गई फर्ज करें जंग के नतीजे में, तो चाइना को फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि चाइना का मुतबादिल तेल मौजूद है और वो तेल उसके पड़ोस में मौजूद है, जिस एक मुल्क में जिसका नाम है रूस। रशिया का 30% ऑयल चाइना जा रहा है, तो और 400 बिलियन क्या उन्होंने, चाइना ने मुआहदा किए उनके साथ 2016 में। और एक वो साइबेरिया की पाइपलाइन जो है वो रशिया से साइबेरिया तक जा रही है, साइबेरिया से आगे वो बिल्कुल चाइना को क्रॉस करती हुई, और वो तो इधर से पड़ोस का उनका तो ऑयल इधर से आ रहा है, लेकिन वो अपनी सप्लाई बढ़ाने के लिए अपने आप को, अब फर्ज करें मिसाल के तौर पर आप तस्वर करें कि ये सीपैक वीपैक सारा ब्लॉक हो जाए, चाइना का रास्ता खुला हुआ है रेल के जरिए रशिया से, ऑयल भी खुला हुआ है और वो भी खुला हुआ है बाय रोड भी, वो डायरेक्ट रशिया से। एग्जैक्टली इंडिया के साथ इशू ये है, अब देखिए ना इस खेल के कई पहलू हैं। इंडिया के साथ इशू ये है कि ये नहीं कि जो हमारा जी वो अफगानिस्तान हमारा भाई, नहीं 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 नहीं, इशू ये है कि बाय रोड एक्सेस इंडिया को चाहिए, क्योंकि बाय रोड आप जाएंगे तो उसके बाद ये होगा आप डिपेंडेंट नहीं रहेंगे कि आपने स्विस कैनाल से गुजरना है। वो स्विस कैनाल में एक जहाज उलट गया था तो ऐसी तैसी हो गई थी। पता है यूरोप में, यूरोप की मार्केट बैठी और कह रहे हैं कि जी हमें यहां से ऑर्डर करो जरा कपड़े मंगाने, तो पता चला उससे पहले जो है ये वसी एशियाई रियासतों से पहुंच गए, टर्की से पहुंच गए, ये बाकी जगहों से पहुंच गए यूरोप, क्योंकि समुद्री रास्ता जो है, अभी जो क्वाड है, जो मैंने आपसे कहा ना कि ये इंडिया के मसाइल का हल नहीं है। ये क्वाड, ये क्योंकि अगर जंग, ये देखें चाइना के अगेंस्ट जंग इंडिया को या इन मुल्क किसी को नहीं सूट, जंग आपको डिस्टर्ब करेगी वहां पे। इंडिया को जो देखें, हम तो सिर्फ उनको जो सूट करती है वो चीज स्टेबिलिटी सूट करती है समंदर के अंदर भी। समंदर में भी अगर यहां मार कुटाई, यहां पे कोई ताइवान आगे पीछे, अब देखिए कल क्या हुआ, शुमाली कोरिया ने 2 मिसाइल फायर कर दिए जो स्ट्रेटेजिक मिसाइल थे। जी सर। आज साउथ कोरिया ने पहली दफा अंडरग्राउंड अंडर वाटर अपना मिसाइल फायर किए सबमरीन से, और उस वक्त किए जब साउथ कोरिया के अंदर चाइना के वजीर खारजा मौजूद थे। तो अब मसला यह है, तो एक ऐसा कभी नहीं हुआ, एकदम से
वो कोरिया के अंदर और वो पैसिफिक के अंदर एकदम से टेंशन्स बढ़ गई हैं। अब ये वो साउथ कोरिया है जिसके रहनुमा, और जापान ने थ्रेट किया है, और साउथ कोरिया जो क्वाड में जा रहे हैं। ये इंडिया का इशू नहीं है, ये इसको मिलिट्री अलायंस अगर तो डिक्लेयर होता है 24 को, तो इसको मिलिट्री अलायंस के तौर पे इंडिया लेके, भाई हमारे वो जो धरना सर पे बैठा है, वो जो जान छुड़ाओ, वो अमेरिका नहीं आएगा चाइना के अगेंस्ट। यहां अगर इंस्टेबिलिटी होती है, अमेरिका मारेगा, लड़ेगा, इधर कूटेगा, पैसिफिक में नुकसान किसका होगा? नुकसान उन मुल्कों का होगा जिनकी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाएंगी। पाकिस्तान का नुकसान नहीं होगा। देखिए, अफगानिस्तान की डिस्टर्बेंस से हमारा नुकसान होता है, पैसिफिक की डिस्टर्बेंस से हमारा नुकसान नहीं होता, इंडिया का नुकसान होता है। हमारा नुकसान इसलिए नहीं होता। अच्छा, अब अफगानिस्तान में क्या है? 3 ट्रिलियन, ये मिनिमल एस्टिमेट है, लिथियम के 3 ट्रिलियन के, छोड़ दे दुनिया ने किसको, इंसानी हकूक, ये वो सारी चलती रहती है बातें उन पे। जी, अफगानिस्तान में जंगें ऐसे नहीं हो रही होती, ठीक है। एक तो ये है कि उनकी, और दूसरा वो इंडिया टुडे का दिखाएंगे जो बनाए, ये इंडिया टुडे क्लेम कर रहा है। मैं अपनी तरफ से बात ही, 3 ट्रिलियन के कम से कम जखायर मौजूद हैं, ग्लोबल प्लेयर्स आएंगे अफगानिस्तान वास्ट मिनरल रिजर्व, 3 ट्रिलियन के कम से कम। यानी एक गरीब मुल्क जहां पे आपको लग रहा है रोटी नहीं है खाने के लिए, वो 3 ट्रिलियन डॉलर्स के जखायर पे बैठा है। फौरी तौर पे लिथियम को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते कि आप ऑयल के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन माइनिंग कंपनी, अच्छा, ये जहां जहां पर गैस की बनती जाती है ना पाइपलाइंस, गैस की, ऑयल की, आगे ये मेनलैंड के ऊपर, वहां साथ साथ फिर सड़कें भी बनती हैं, ठीक है ना। और चाइनीज इसमें माहिरीन है। ये चाइना अगर किसी काम में बहुत ज्यादा तेज है तो सड़कें और ट्रेन ऐसे पुल, सड़कें, ट्रेन ऐसे, दूसरे मुल्क सोचते रह जाएंगे, सोचते रहेंगे ऐसा कर दो, वो चाइनीज आएंगे, खड़ा करके ट्रेन खड़ी कर दी पूरी। अब जनाब इशू ये है कि वो दुनिया मान रही है नहीं मान रही है, चाइना की कंपनियों ने आके अपना काम शुरू कर दिया अफगानिस्तान के अंदर, वो काम कर रही है अपना, उनका कोई भी। शुमाली कोरिया कहां से, यूएन के अंदर है क्या, जो रोज मिसाइल मारता है अमेरिका के पानियों में? मसला यह है कि क्या ताइवान मौजूद है वहां पे? ऐसा नहीं है। बात यह है कि जो ये इस लड़ाई के कई पहलू हैं, बिल्कुल है, जिनमें, अच्छा, अब ईरान के हवाले से एक खौफनाक रिपोर्ट न्यूयॉर्क टाइम्स ने दे दी। अच्छा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक खौफनाक रिपोर्ट दी, और वो ये कहते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्लेम किया कि ईरान नियर्स एन एटॉमिक माइलस्टोन। वो ये कहते हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने के करीब, उसका जो थ्रेशोल्ड है, उसका जो सेंट्रीफ्यूज, वो वहां पे उसकी एनरिचमेंट हो जाएगी यूरेनियम की। 1 महीना, और ये वही 1 महीना है जिसको टाइम्स ऑफ इसराइल कह रहा है कि ईरान को हैव इनफ। वहां पर तो जाहिर है इसराइल के अंदर तो ये तो खास इशू है उनका। अच्छा, ये जहन में रखें कि न्यूक्लियर वेपन जो बात की थी साउथ कोरिया ने कि हम मुआहिदा नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स का, क्योंकि हमारा वही हशर होगा जो सद्दाम हुसैन ने मुआहिदा कर लिया था कि मैं न्यूक्लियर बंद कर रहा हूं अपना, और लिबिया ने मुआहिदा कर लिया था कि मैं भी न्यूक्लियर बंद कर रहा हूं, और उसके बाद उन दोनों को मार दिया गया था, उनकी मुल्क तबाह हो गए थे। तो ईरान को ये छोड़ दे कि मीटिंग्स हो रही हैं, क्या हो रहा है, ईरान को हकीकतन खतरा है इसराइल से जी। ये रिपोर्ट क्यों आई है इस वक्त मैं नहीं जानता, लेकिन ये 1 महीने का टाइम दिया, और इसराइल कह रहे हैं कि हमारी भी यही अंडरस्टैंडिंग है। इसराइल के साथ जो है वो बरादरान भी तो हो सकते हैं। अभी उनके एक साइंटिस्ट को मार दिया था ना पिछले साल जी। तो ईरान ने इंटेलिजेंटली, नई उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एक तो उन्होंने अपने मुज़ाकरात करने वाले जो शख्स थे उनको तब्दील किए, नए सफारतकार आ गए जो वियना में टॉक्स होंगी वो करेंगे, और जो पुराने थे वो उनके वजीर खारजा के मुशीर हो गए। लेकिन मैं आपको सिर्फ बताने जा रहा हूं कि ये मुल्क सारे जितने हैं, इनकी इंपॉर्टेंस ये रही है माजी में, मशरिक वस्ता के मुल्कों में और शुमाली अफ्रीका में भी, कि यहां ऑयल था। कुछ मुल्कों के लिए वो नेमत रहा, कुछ मुल्कों को खाना जंगी, जब खत्म हो गई जरूरत तो खाना जंगियों की तरफ फेंक दिया। अच्छा, और कुछ मुल्क गरीब रहे तो वो बड़े मुल्कों के डिपेंडेंट रहे, लेकिन मोहब्बत किसी से नहीं थी। ऑयल, तेल, मफादा, तेल, ऑयल। अभी जो प्यूटिन की मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट प्यूटिन की प्रेसिडेंट बशारुल असद से, बशारुल असद जो है वो ना उन्होंने बताया
ना प्रेसिडेंट पुतिन ने बताया। एक बयान आया कि जो शाम के अंदर गैर मुल्की फौजें मौजूद हैं, बशारुल असद ने उनके ऊपर कंसर्न्स का इजहार किया। अच्छा, अब बशारुल असद साहब के मुताबिक गैर मुल्की फौजें कौन सी हैं? रशिया नहीं है, क्योंकि रशिया तो उनके कहने, ईरान भी नहीं है, टर्की है। बशारुल असद साहब के मुताबिक जो गैर मुल्की फौज मौजूद है वो टर्की है, ठीक, उनके मुताबिक जी। टर्की वहां कुर्दों की वजह से, कुर्द वहां पे अलहदगी पसंद कुर्द मौजूद थे, तो टर्की एंटर हुआ। तो अब बशारुल असद और पुतिन की मुलाकात में क्या डिस्कस हुआ होगा? टर्की, क्योंकि वहां गैर मुल्की फौजों के हवाले से बात हुई, तो अमेरिका और टर्की का जिक्र हुआ होगा जी। अच्छा, टर्की खामोशी से बहुत ज्यादा करीब आ चुका है यूएई और सऊदी अरेबिया, यूएई के खासतौर पे यूएई के बहुत करीब आ चुका है टर्की खामोशी के साथ इन दिनों में। और यूएई की जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है वो बिल्कुल, आप समझें कि वो चेंज होते हालात के लिहाज से उन्होंने अपने आप को यूएई ने कि टर्की के साथ रखें, चाइना के साथ रखें। अमेरिकन का हर एक को पता है, आज अमेरिकन हैं, अशरफ गनी को रख के बैठे होंगे। आप सोचें ना, अशरफ गनी यूएई में बैठा है, यूएई वालों को नहीं पता कि क्या क्या हुआ है, माजी के अंदर क्या होता रहा है। उन्होंने चाइना के साथ भी अपने मामलात रखे हुए हैं, और इन मुल्कों को सबसे ज्यादा बेनिफिट यह है कि ये मेन लैंड से अटैच होते हैं, यानी एक सड़क इधर बहरीन से गुजरे, छोटी सी फेरी क्रॉस की, उधर पहुंच गए, तो जब आपस में हो तो उधर टर्की उधर से आ गया, भाई देखिए ना, दरिया उधर से निकलते हैं ना, दजला फरात वहीं से निकलते हैं, इराक में आ जाते हैं उधर। तो बात यह है सारी कि वो मेन इंडिया को कॉर्डन ऑफ हो रहा है। इंडिया के लिए लाजिम है कि इंडिया अफगानिस्तान तक पहुंचे। अफगानिस्तान तक इसलिए नहीं पहुंचे कि वो पाकिस्तान के उस तरफ रह के, और नहीं, दूसरा इशू अगर आप जियो इकोनॉमिक्स में भी चले जाएं, आप छोड़ दें जंग नहीं करनी, सिर्फ तिजारत करनी है, तो भी ये लाजिम है कि आपकी प्रोडक्ट्स जाएंगी कैसे, बनेंगी तो चलें। ऑयल ले लिया आपने, ईरान से खरीद लिया, वो जो कपड़ा बनाया वो यूरोप तक कैसे पहुंचेगा? वो ईरान में थोड़ी बिकेगा जाके, तो ईरान से तो तेल लिया आपने, तो ईरान में वो कपड़ा आपने जो पूरी दुनिया में अपनी इकोनॉमी को बेचना है, तो वो तो जाएगी समंदर के रास्ते या जाएगी सड़कों से। तो सड़कों का कोई रास्ता मुझे नक्शा, दुनिया का नक्शा देख के बता दें कि भारत कैसे पहुंच सकता है यूरोप तक, जब तक वो या तो पाकिस्तान से गुजरे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तानी जो टापी एयर जो उनकी एक पाइपलाइन की बात, या वो ईरान से जाए भाई, या वो ये पूरा फलांग के वो कुतुब शुमाली क्रॉस करता हुआ फिनलैंड से आए, देखिए ना कहां से, या वो कहां से जाए। अच्छा, अब मसला ये है कि ये रास्ता, इसकी ये अहमियत थी, ठीक है, ये जो लैंड रूट है यूरोप का वो ब्लॉक हो गया है, वो लैंड रूट टू यूरोप था, ठीक है। ये जो नॉर्दर्न रूट जो मैंने उस दिन भी बात की थी ना, कि जिसको अमेरिकन कह रहे थे कि न्यू सिल्क रोड बनेगा, कि नॉर्थ पाकिस्तान से जब हमारी सप्लाई जाती थी अफगानिस्तान, और अभी भी जाती है, हमारी सिर्फ असला तो नहीं जाता रहा ना, हम तो लैंडलॉक कंट्री है, तो पिछले 72-73 सालों से पाकिस्तान की बंदरगाह यूज हो रही है अफगानिस्तान के लिए। इशू ये था कि यहां से तो जा रहा है सारा सामान, लेकिन यहां से सामान जाने के बाद पाकिस्तान, ये जो आगे बेल्ट एंड रोड और ये सारा, इससे यूरोप से कनेक्ट हो रहे हैं आप। अच्छा, अब रशिया के साथ क्या, रशिया का भी प्रॉब्लम है जी, कि रशिया सारा अपना तेल दे चीन को, चीन सारा तेल खरीद लेगा, लेकिन रशिया का इशू पैसा नहीं है, रशिया का इशू स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस भी है। तभी रशिया, आप देखें ना, जर्मनी के साथ यूक्रेन में क्यों घुसा, कैस्पियन में क्यों घुसा रशिया, ये आपके ये नॉर्थ स्ट्रीम 2 के लिए क्यों उसने स्टांस लिया बाइडेन के सामने, क्योंकि यूरोप के अंदर उसका एक तो ये साइड हो गई ना कि आपकी मशरिक की तरफ आपने, रशिया ने दे दिया चाइना को तेल, और रशिया के पास बहुत ऑयल है, सारा उधर देता जा रहा है, चाइना चीजें बना के दुनिया को भेजता जा रहा है, लेकिन रशिया ये नहीं चाहता, रशिया अपना इन्फ्लुएंस भी चाहता है। तो रशिया ने ये वस्ती एशियाई रियासतें और प्लस यूरोप, ठीक, कि यूरोप की मार्केट में, मतलब वो मतलब अपना एक, और इसीलिए वो देखिए ना, सूडान ऐसे तो नहीं पहुंच गया ना रशिया बेस लेने के लिए। अब इस पूरे खेल में जो मतलब इसको सिर्फ आप ये ह्यूमन राइट्स और तालिबान और इसके और दहशत, वो सारा अपनी जगह मौजूद है, मगर आप ये ज़हन में रखें
कि म्यांमार में चौथे नंबर के जखायर हैं और अफगानिस्तान में 3 ट्रिलियन। नहीं तो एक मिनट, इराक में क्या था? वेपन्स थे या ऑयल था? ये जो कुवैत में दाखिल पहले खलीजी जंग, और वो जाते जाते जो है वो उनके ऑयल वेल्स को आग लगा दी थी। तो बात ये सारी, और लीबिया में क्या था? ठीक है, लीबिया में क्या था? ऑयल ही था ना। तो और आप शुमाली कोरिया, उसने कहा हम मुआहदा साइन करेंगे न्यूक्लियर के ऊपर, अगले दिन पता है कि आप हमें तबाह करोगे, क्योंकि जिस मुल्क के पास न्यूक्लियर है वो मुल्क बच गया। और जिसने तुम्हारी बातों पे इतबार किया कि जी न्यूक्लियर छोड़ दें, देखिए ना आप ये तिजारत करें ना, आलू प्याज खाएं ना, तो उन मुल्कों में फिर बदअमनी पैदा। मेन टारगेट आपका है इस वक्त पाकिस्तान में न्यूक्लियर, मतलब सारा घूम पे। और दूसरा ये ध्यान में रखें कि आपके पास भी रेयर अर्थ मेटल्स हैं जिसका आप जिक्र नहीं करते, और वो रेकोडिक जो कि आपकी, जो अफगानिस्तान स्टेबल होता है तो बलोचिस्तान के अंदर जब आप देखते हैं तो सिर्फ बेल्ट एंड रोड नहीं है, रेकोटिक भी है। जो वहां पर बदअमनी होती थी तो सिर्फ सीपैक नहीं मुतासिर होता था, रेकोटिक भी होता था, क्योंकि उसकी पट्टी अफगानिस्तान के अंदर। जी सर। तो इशू ये है कि ये लिथियम, ये आपके मोबाइल फोन, ये जैस, ये स्टील, ये स्पेस में इधर उधर स्पेस में जा रहे हैं रेयर अर्थ मेटल ढूंढने के लिए। आप सोचें ना जरा। तो बात यह है कि इसको इस पहलू से भी देखें। ये जो क्वाड है, ये चाइना का नाम इनकी स्टेटमेंट में आता है या नहीं आता? अगर नहीं आता और इंडिया को झोंक देते हैं वो इस लड़ाई में अकेले, नहीं, इंडिया का कोई ताल्लुक नहीं है ना। कोरिया ने, साउथ कोरिया ने एक चला दिया, नॉर्थ कोरिया ने जवाब दे दिया, इंडिया कहां से आ गया बीच में? जी सर। देखिए मैं आपसे कह रहा हूं ना कि इधर इशू इधर है, उनको उधर मत्थे डाल दिए अमेरिका ने। इशू जो मैं कहता हूं ना, सार्क इशू था। इशू यह था कि यहां पर इंडिया अपनी पॉलिसी चेंज यहां पर बनाता। वैक्सीन, मुझे बताएं, वैक्सीन नहीं थी उनको जो यही तो ऑक्सीजन, क्या वहां पे देखें नहीं, मतलब एक ह्यूमन कैटास्ट्रोफी वहां पे ऑक्सीजन की। वहां पर आपकी वो नहीं थी कि जी हम नहीं खरीदेंगे, ये यूरोप के अंदर आपकी नहीं मानी जाती वैक्सीन। उनकी बड़ी वैक्सीन प्रोड्यूस होती है इंडिया में जब जरूरत पड़ी। और अब जनाब चीन के खिलाफ डट के खड़े, जो चाइना वहां धरना देके बैठा हुआ है। अच्छा, उसके खिलाफ नहीं है हम, जो है इसको ऐसा है कि वो क्या एक बनाया था, एक प्रोजेक्ट लाए थे ना वो तो एक और जो बीच में उसी पैक उसके वन बेल्ट वन रोड के मुतबादिल को लेकर आए थे, पता नहीं क्या एक प्रोजेक्ट हम बनाएंगे, सड़कें वड़कें खड़ी करेंगे, उसका नाम भूल गया हूं मैं, वो पता नहीं क्या फजूल सी चीज थी। तो इशू ये है सारा पता नहीं क्या बिल्ड, हाँ कुछ ऐसे ही था। अच्छा, B3W, अच्छा अम्मा से वो पता नहीं किधर गया B3W। ब्रेक एक ले लेते हैं, वापस आके आपसे बात करते हैं। नाज़रीन एक ब्रेक हमारे। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, आज वज़ीर आज़म साहब जो कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल परेशान कुन है और ख़ित्ते का जो अमन है वो अफ़गानिस्तान से मुंसलिक है। वज़ीर आज़म साहब बारहा ये बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की पॉलिसी इस वक्त क्या होनी चाहिए, और एक सॉफ्ट कॉर्नर भी वज़ीर आज़म साहब का हम देखते हैं तालिबान हुकूमत की। ये तो ग्रैंड स्ट्रेटजी तो हुकूमत का काम है ना बनाना। मतलब मैं तो ये नून में से शीन और पंजाब के अंदर 7वें IG के ऊपर, और मैं देखें बात यह है कि बहुत पहले इसके ऊपर, मैं सियासत पे बात इसलिए नहीं करता कि आप अपने कंसिडर्ड ओपिनियन देख के उसके बाद फिर पीछे हट जाते हैं। और कंसिडर्ड ओपिनियन ये है कि किसी एक शख्स का एहतसाब नहीं हो पाएगा। कंसिडर्ड ओपिनियन ये है कि किसी एक शोबे में इस्तेलाहात नहीं हो पाएंगी, किसी एक शोबे में, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो कस्टम्स हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो। सिर्फ ये होगा कि मुख्तलिफ शोबों से टकराव पैदा होगा, ब्यूरोक्रेट्स भी नाराज होंगे, पुलिस भी नाराज हो जाएगी, कस्टम्स वाले भी सर पकड़ के बैठे होंगे, मतलब ये होगा नहीं। और उसमें खान साहब का विजन क्लियर है। ये कमाल की बात है, खान साहब का विजन क्लियर होगा, लोग होंगे आसपास दाएं बाएं, शहद की दलदलें बहुत सारी, इससे टकरा जाओ, उससे टकरा जाओ, इससे कर। ये मैं बहुत पहले, और जब इस प्रोग्राम में सबसे पहले बात हुई थी शहबाज शरीफ साहब, सारे लोग से जेल में थे, तो मैंने कहा था शहबाज शरीफ साहब बात करें, और तो वो बात भी बड़ी अजीब सी लगती है। अब तो सारे बाहर आए हुए, अब कौन सा NRO तो क्या। इमरान खान साहब पहले चाहते थे कि असेंबलियां तोड़ दें, अब इमरान खान साहब नहीं चाहते कि असेंबलियां टूटें, ठीक है ना। तो ये एक है, और वो ठीक है, वो चाहते हैं कि वो कंप्लीट हों उनकी मुद्दत, लेकिन उस वक्त वो तोड़ते
तो 2/3 मेजॉरिटी के साथ वापस आकर पूरा सिस्टम चेंज कर सकते थे, लेकिन अब वो नहीं चाहते, क्योंकि इस वक्त आप देखें ना कि 170 रुपये का जो है अगर डॉलर पहुंच गया है और आपने कर्जे तो वापस करने हैं, जो जिन मुल्कों से लिए हैं वो आपने कर्जे तो उनको वापस करने हैं डॉलर्स में ही, तो आप रुपयों से पहले डॉलर में तब्दील करेंगे और फिर डॉलर से वो कर्जे वापस करेंगे, और साथ ही फिर IMF का प्रोग्राम, शौकत तरीन साहब जो हैं वो कहते हैं कि IMF से पता नहीं उनका कहना, जो डॉलर्स के ऊपर वो कह रहे हैं कि स्टेट बैंक बात करे, स्टेट बैंक किधर गया पता नहीं, वो शौकत तरीन साहब कह रहे हैं पिछले 3 सालों की जो गलत पॉलिसियाँ बनाई गई मुझे तो बाद में भी नहीं, तो फिर हफीशिया किधर गए। तो बहरहाल इशू ये है कि इसके अंदर एक मजबूत स्ट्रेटजी की, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी की जरूरत है इकोनॉमी के ऊपर। अगर आप ऐसे तो नहीं ना कि चाइना से आपने लिए इधर से, और ये सारे मामला ठीक हो जाएंगे प्रोवाइडेड ये एक स्ट्रेटजी सामने हो। ग्रैंड स्ट्रेटजी होती है ना कि विजन अगले 10 सालों में क्या होगा। मिसाल के तौर पे 1 बिलियन लोगों की आबादी है सब सहारा अफ्रीका में, जिनको ये अब दुनिया में आ रही है ना इलेक्ट्रिक कार्स और ये सारा सब, वहां बिजली नहीं है, वहां पर आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए ग्रिड्स के लिए और ये स्टेशन बनाने ताकि बिजली पैदा हो। तो और कई मुल्क जो तेल बनाने वाले हैं वो वहां पे खाना जंगी जाते हैं ताकि वहां पे जो है वो ना बिजली जाए, वहां से मिनरल्स निकालते रहे, सब कुछ करते रहे। चाइना वहां पर अपना एक प्रोजेक्ट लेके जा रहा है, क्योंकि चाइना जो है वो वहां पे डेवलपमेंट करेगा और उसके नतीजे में उसकी अपनी स्ट्रेटेजी है कि प्रेजेंस वो रखना चाह रहा है, उनके पास पैसे भी बहुत हैं। लेकिन मैं आपसे बता रहा हूं कि इसको आप ये 7 से 9 बजे वाली खबरों में मुल्क को ना देखें कि 7 बजे आ गया तो 9 बजे अदालत का फैसला आ गया तो 10 बजे रिव्यू हो गया, तो मुल्क इस तरह नहीं चलते। मुल्क चलते 10-12 साल 20 साल की स्ट्रेटेजी के ऊपर। और मशरिक वस्ता के मुल्कों को देखें ना, वो अभी से उनको ये आइडिया हो रहा है कि दुनिया अगर जाती है किसी और रुख पे और तेल की कमी पैदा होती है तो हमने अपने आप को कैसे स्टेबल रखना है। तो कतर एक प्लान कर रहा आपको करता नजर आ रहा है, UAE एक प्लान करता नजर आ रहा है, ईरान पूरी कोशिश कर रहा है कि, क्योंकि इससे पहले जिन मुल्कों में तेल और न्यूक्लियर एक साथ आगे चला उन मुल्कों का के साथ क्या हुआ ईरान जानता है, और ईरान को पता है कि आसपास उसके जो अहबाब दोस्त यार बैठे हैं वो कौन है और क्या होगा। मतलब उन्होंने अगर अरब मुल्क को ही नहीं छोड़ा, तो ईरान बहुत केयरफुली आगे चल रहा है। अच्छा, केयरफुली आगे चल रहा है, और ये 2-3 साल मेरे 1 महीने में न्यूक्लियर, मुझे नहीं समझ में आया कि ये कैसे। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की बड़ी उन इन्वेस्टिगेटिव, वो कहते हैं IAEA का उनका पूरा ये है कि जी 1 महीने के अंदर वो 1 बना लेगा, और वो शायद 3 महीने के अंदर 2 वेपन्स, और 5 महीने पता नहीं 6 महीने में 3 वेपन्स, और इतना उनके पास इंग्लिश यूनिट है। बड़ी अजीब सी स्टोरी है, पूरी दुनिया में बहस हो रही है। अच्छा, तो अब यहां से चलना है ईरान ने आगे। मुल्क जो बात कर रहे हैं ना दूसरे, ये आप छोड़ दें कि मैं तुम्हारे साथ हूं तो ये हमारा बरादर, छोड़ दें। इस वक्त आप नहीं देख रहे हैं कि हम कहां खड़े हैं, ये नहीं देखना हमारे साथ कौन खड़ा है, हम खुद कहां खड़े हैं। इंडिया कहां खड़ा है, खुद पाकिस्तान खुद कहां खड़ा है, ईरान कहां खड़ा है। फिर आप बात करते हैं एक ऐसी जगह से जहां पर आपके पास स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, स्ट्रेंथ से आप बात करते हैं, और आप उसके बाद बहुत सोच समझ के स्ट्रेटेजी बना के, और आपको बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं बहुत सारे काम करने के लिए, बहुत सारे आपको एक्टिव सफीर चाहिए, बहुत सारे आपको लोग। अब देखिए ना, पूरा अफगानिस्तान हमने वहां से तालिबान वगैरह बात करी, इतने सारे लोग आए, सेक्रेटरीज, ये सारे, हमसे आफिया सिद्दीकी निकली नहीं। मेरी बात हुई किसी से अफगानिस्तान में, वो कहते हैं कि जी अभी तो हम नहीं करना चाह रहे, लेकिन अगले कुछ अर्से नहीं हुआ, हम जरा अपने पैरों में खड़े हो जाए, हो सकता है आफिया सिद्दीकी को बुला के अफगानिस्तान की नेशनलिटी दे दें, अमेरिका से कहें मैं आफिया। ये क्या बात हुई, देखिए ना, ये इसकी पॉसिबिलिटी नहीं, हर चीज की क्या बात करते हैं। हकानी नेटवर्क सारा उनका, सारे गुंतनमो खाली कर दिया उन्होंने, तो छोड़ें। मैं आपसे तेरी बात करूं कि हम जो बात ही नहीं, इतने अपोलोजेटिक होके हम उनके सामने, वैसे उनकी एब्सेंस तो ठुड्डे, ये मेज पड़ी है ना, मेरा फेंक दो उठा के, ये मोदी भी करता है ना वहां पे, उनकी प्रेजेंस में जाकर ऐसे इंटरव्यू टीवी पे, ये गुस्सा गुस्से, ये हमारे, ये मुझे बताइए ना, डोसियर जो पेश हुआ है पाकिस्तान में पेश करने की जरूरत थी इसको। डोसियर जाके वो न्यूयॉर्क में करें ना, और वहां के जो हमारी माशाल्लाह हमारे अकाबरीन में जो वहां के नेशनल्स हैं, वो वहां जाके करें ना, अमेरिका में भाई, वहां जाके बात करें ना। यहां बात करने से क्या होगा। तो अपने मीडिया पे बात कर रहे हैं, अपने मीडिया को गुस्सा उतार रहे हैं, अपने मीडिया पे नाराज हो रहे हैं, 5th जनरेशन वॉर अपने मीडिया पे चलेगी आपकी। और एक जगह दुश्मन से पहले गद्दारों को मार दो, और थोड़ी देर बाद पता चलता है गद्दार कोई और निकलता है। मतलब ये इतनी अजीबो-गरीब बातें अब इस मुल्क में, इतनी अजीब। मैं कह रहा हूं ना, ऐसे लोगों को, और जो बड़े प्लेयर्स हैं ना, बड़े प्लेयर्स बिलियनर्स,
उन्होंने नीचे रखे होते हैं छोटे छोटे खेलने के लिए ना लोग, यार ये इधर ये चला दो, इधर ये फेंक दो, इधर ये खाने, लोग उलझे हुए हैं खेल खेलों के अंदर। बड़ा गेम क्या है कि यहाँ सप्लाई चेन्स कैसे होंगी, रेयर अर्थ मेटल्स कैसे होंगे, फ्यूचर में इकोनॉमी कैसे होगी, वेपन्स कैसे होंगे, साइबर में क्या क्या खेल हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में क्या गेम हो रहा होगा, ये है। यहाँ क्या इशू चल रहा है वो जी, वो ऐसा है कि पैमरा के अंदर रूल नंबर ये बना दिया जाए ना, अगर एक साहब मुझे मिले, अल्लाह ताला उनको, 1 साल पहले उन्होंने यूट्यूब चैनल शुरू किया, गालियां देते हैं वो अक्सर, 1,70,00,000 महीना कमाते हैं, 1,70,00,000, और हर वो गालियां देते हैं। उनके चैनल पे तो गालियां ही होती हैं। मैं खोला एक दफ़ा, अच्छा बच्चा है, खोला मैं तो गालियां, जजों को गालियां, दूसरों को गालियां लोग तो खोल के देखते हैं, पता नहीं क्या है। आपको पता है ना, हर दफ़ा जो व्यू आता है इसके ऊपर तो उसके पैसे मिलते हैं। अगर आपके 500 व्यूज़ हो जाएं या 1000 व्यूज़ हो जाएं तो उसके आपको डॉलर्स में पैसे मिलते हैं। तो वो गालियां लिखी होती हैं तो लोग ज़्यादा खोल के देखते हैं उसको, और ज़्यादा जब देखते हैं तो ज़्यादा डॉलर आते हैं बाहर से अकाउंट में उनके। तो वो मैं चेक में कितने, मैंने कहा यार 1,70,00,000, अब तस्वुर करें आप। और मुझे कह रहे, तो इशू ये है सारा कि, और ये पता है हमारे, जाहिर है कि या रियासती इदारों को सबको पता है कि क्या हो रहा है, उसके नतीजे में बेचैनी फैली हुई है, उसके नतीजे में एक अफरा तफरी है, एक हंगामा, और उस पर बात क्या हो रही है, लोग समझ रहे हैं ये तो मुझसे काम, हम देखें हम तो अवामी फलाह बहबूद के लिए मैंने आज निकला, मैं सोच रहा मैं बात करूं, मैं क्या छोड़ो, और साथ में वो जर्नलिस्ट का टैग लग जाए तो ऑथेंटिक नहीं, जर्नलिस्ट झूठे हैं हम। अच्छा 1,70,00,000, या अल्लाह, मैंने कहा एक महीने में आप जब तस्वुर करें। और वो लिखा होता है ना सनसनी ऊपर, ऐसा लिखा होता है ये हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे छोड़े, खैर बहरहाल। अच्छा उसके बाद आप छोड़ें, ये मैं आपको दूसरी बात जो कह रहा हूँ कि इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि, तो एक तो ये है कि ताजिकिस्तान के अंदर कल प्राइम मिनिस्टर जाते हैं नहीं जाते, मेरे ख्याल में उनको जाना चाहिए, और वो सोच अगर ये रहे हैं तो अच्छा सोच रहे हैं। दूसरी बात यह कि इब्राहिम रईसी साहब से उनकी क्या बात होती है। तीसरी बात यह है कि ये जो दिन है जिसमें वियना टॉक्स शुरू होनी है जल्दी, उन दिनों के अंदर यहां पर कोई मिडिल ईस्ट के अंदर, क्योंकि ये जो रिपोर्ट आई है न्यूक्लियर के हवाले से, इसमें ईरान बहुत आराम से मोहतात होकर आगे चल रहा है। ठीक है। अच्छा इसराइल जो है वो, अमेरिका खुद कुछ भी नहीं करेगा ना, तो इसराइल को एक आंख मार देगा, और ये दुनिया भी शो करेगा कि हमारा तो इसराइल से बात है, हमारे ताल्लुकात कराते हैं। ठेका किसको दे दिया मिडिल ईस्ट का, उन्होंने इजिप्ट को। अच्छा इजिप्ट के साथ टर्की के ताल्लुकात अच्छे हो गए हैं। इजिप्ट और देखिए कई मुल्क आपस में अपने ब्रिजेस खत्म कर रहे हैं, अपने ताल्लुकात बहुत बेहतर, लेकिन इशू ये है कि देखिए हिस्टोरिकली ऑयल और न्यूक्लियर एक लीथल कॉम्बिनेशन रहा है। बिल्कुल ठीक है ना। तो मतलब देखिए चाइना जैसा मुल्क है, तो चाइना के अंदर कितनी पावर इकोनॉमी है, ऑयल के लिए उनको पूरी दुनिया में सड़कें बिछाने पड़ रही हैं। आप देखिए ना, तो मतलब इशू ये है कि रशिया, उनके पास ऑयल के जखायर भी और गैस, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस खो गए, टूट गए जी। तो इसीलिए आपको दोनों ही चीजें, तीनों और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज के साथ, कि यार ये 2 साल बाद, 3 साल, 10 साल बाद, ये मैंने आपसे कहा ना कि यूरोप को असल जो प्रॉब्लम यूरोप में होने जा रही है वो अफ्रीका से होने जा रही है जी। और उनको एहसास है इस बात का कि अफ्रीका से सारी पॉपुलेशन माइग्रेट होके पहुंचेगी। इसीलिए वो अभी, ये कहना तो बड़ा आसान है ना कि अफगानिस्तान से लोगों को बुला लो, अंदर उनको पता है कि हमारे अंदर, अपने अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स पैदा होंगे। तो ये आने वाले दिनों के अंदर खेल वही है, पुराना खेल, एनर्जी वाला, पावर कैसे लेनी है, रिसोर्सेज कैसे लेनी है, कब्जे कैसे करने हैं, बसात एक नई सज रही है, और उस बसात में आपको सामने नजर आएंगी जमहूरियतें, इंसानी हकूक, पीछे जो है इकोनॉमी, ताकत, मिनरल्स, अब मिनरल्स को आप ले हैं ना ऑयल की जगह, बिल्कुल, ठीक है, और सप्लाई चेन्स, सामान वापस कैसे जाएगा पूरी दुनिया पोर्ट्स बेचने के लिए। जी पोर्ट्स वही उसी का हिस्सा है ना, कि समंदर के रास्ते, और समंदर के रास्ते, इसीलिए तो देखिए ना इंडिया यहां से ले रहा था ना पोर्ट्स, और पोर्ट से चाबहार से फिर अफगानिस्तान से, तो यहां ब्लॉक हो गया ना सारा जी। और ईरान जो है वो भी टोटल डिपेंडेंट हो गया कि अफगानिस्तान, ये नहीं कि मानना है नहीं, वो अगर वो तालिबान अगर वो कहते हैं नहीं मानो हमें, तो ईरान के लिए लाजिम है और अच्छा है कि ईरान उसी रूट से निकल के आगे अपना सप्लाई स्टार्ट करे। यूरोप तक एक्सेस मिल रही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, नाज़रीन प्रोग्राम यूरोप तक एक्सेस मिल रही है ईरान को। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नायरा अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ जी। डॉक्टर अपने दोस्तों रिश्तेदारों को के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।